मेरे प्यारे सर सरनियों, आप लोग के लिए यहां से आपके भाई केमिस्ट्री का लाए हैं ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ के आप लोग का दिल दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात की तो लोग ये क्लास में याद हो जाएगी। कहा तो लोग याद करे खाली तैयार हो जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए जा कि बिल्कुल सर जी हमने के तैयार रह जा। और आने वाला बोर्ड एग्जाम जो 20 दिन में बहुए तो लोग में बहुत ही अच्छा नंबर लाने के बाद ये हमने के स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप लोग के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। बाबू लोग यहां देखिएगा पहला सवाल है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम को लिखना है, जो कि एकदम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को यह सवाल याद हम ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि विभिन्न विद्युत अपघट में बिलियनों में यदि विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित होती है तो जो उसमें मुक्त हुए पदार्थों की जो मात्रा होगी उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। उसे ही फैराडे का विद्युत अपघट का द्वितीय नियम हम लोग कहते हैं। बताइएगा फैराडे के विद्युत अपघट के द्वितीय नियम में कोई दिक्कत है? यानी मेरे प्यारे बच्चों, यानी हमारे प्यारे भाइयों, जब विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित होगा तो जो उसमें भिन्न भिन्न पदार्थों का मात्रा जमेगा वो तो उनके भार के ही समानुपाती होगा, क्योंकि हमारा धारा और समान समय तक जा रहा है तो सब कुछ समान हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बच्चे यहां पर हैं, आप लोग यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिएगा कि 2 नंबर सवाल है कि विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता क्या है। देखिए बाबू लोग, विशिष्ट चालकता क्या होता है ना, आप लोग यहां देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप लोग हमारे साथ बोलिए, ठीक है ना, कि सर जी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए मूलर चालकता क्या होता है कि विलयन के 1 मोल विद्युत अपघट के घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों द्वारा प्राप्त चालकता होती है उसे मूलर चालकता हम लोग कहते हैं। इसे लेमडा से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1 मोल के, ठीक है ना, 1 मोल विद्युत अपघट घोलने पर जो आयन द्वारा चालकता मिलेगा, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे मूलर चालकता। समझ गए ना, एकदम आप लोगों को यहां से याद हो गया होगा। अगला सवाल आता है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां से सारा आप लोग का इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहा है, तो आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, ये सवाल आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि द्रव विरागी और यहां देखिए द्रव रागी मतलब कि आप लोग देखिएगा लायोफिलिक और आप लोग का लायोफोबिक में क्या अंतर है। यहां से सबसे मस्त डिफिनेशन आप लोग के लेके आए हैं। देखिएगा कि आप लोग का जो लायोफिलिक होता है ये कण द्रव के प्रति आकर्षण रखते हैं, ठीक है ना, मतलब इनमें अट्रैक्शन वाला गुण होता है, ठीक है ना। और आप लोग का जो लायोफोबिक है इसमें आप लोग का प्रतिकर्षण वाला, ठीक है ना, मतलब इसमें प्रति आकर्षण नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए दूसरका का बोला गया है कि द्रव के साथ स्वाभाविक रूप से मिश्रण कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लायोफिलिक होते हैं यह द्रव के साथ मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन एकरा में क्या होता है लायोफोबिक में कि एकरा में कोनो बाहरी एजेंट की आवश्यकता होती है। अगला देखिए हम लोग का लायोफिलिक का गोंद हो जाएगा, जिलेटिन, अंडे का सफेद भाग, ये सारे हो जाएंगे। और इसमें आप लोग का हो जाएगा कण, आप लोग का सोने का सोल, बिस्मत का घोल, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो कण होते हैं द्रव के साथ घुलने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये क्या होते हैं कि यह आप लोग के अलग रहते हैं। यही सारा है कि इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, लायोफिलिक को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ये आप लोग का पूरा यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। अगला आता है, देखिएगा कि एल्युमिनियम का बताना है कि जो होते हैं अयस्क कौन कौन होते हैं। देखिएगा एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं, पहले का है क्रायोलाइट, दूसरा का है बक्साइट, ठीक है ना। क्रायोलाइट का सूत्र यहां पर है, बक्साइट का सूत्र यहां पर है, आप लोग देख लेंगे। तांबा का जो होता है वो अयस्क आप लोग का कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, ये सारे आप लोग के होते हैं। तो ये 4 नंबर सवाल आप लोग का यहां से हो गया। अगला सवाल आप लोग यहां देखिए 5वां नंबर, यहां से जो भी हमारे भाई बहन अभी तक तैयारी नहीं किए हैं और आप लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर करना है और अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े, तो एटम बम में आप लोग के सारे वो पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए कतई जवार होने वाला है, तो आप लोग यहां से ले सकते हैं। अगला आता है, देखिएगा कि 2 विटामिन का नाम लिखना है और उनके कमी से रोगों का नाम भी लिखना है। देखिएगा बाबू लोग, विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है ना, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से शकरबी, हम लोग का यहां से हो गया, ठीक है ना। हम 3-4 को याद कर लिए। अगला आता है, देखिएगा
कि निम्नलिखित औषधियों के दो दो नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा पीड़ाहारी, ठीक है ना, पीड़ाहारी जो होता है पैरासीटामोल से ठीक होगा, ठीक है ना। विसंक्रमण, देखिए यहां पर बताना है कि विसंक्रामिया, ठीक है ना, ये डिटॉल हो जाएगा। प्रतिजैविक पेंसिलिन हो जाएगा। प्रतिहिस्टामिन आप लोग का टेरफेनाडिन हो जाएगा। तो ये आप लोग कम से कम इसमें से दुइयों को आप लोग को लिखना है। जैसे पीड़ाहारी के लिए हमको याद है कि पैरासीटामोल होता है, अब विसंक्रामिया के लिए हम लोग का हो जाएगा डिटॉल हो जाएगा। तो दो वो तो हम लोग को ऑलरेडी याद है, ठीक है ना। आगे हम लोग यहां से चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है, चाहे हम लोग परिभाषा आप लोग को देना है। देखिएगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जिस प्लेट या छड़ से विद्युत धारा की प्रवाह होती है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। अब यहां देखिए जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के घोल में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है यहां से। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच में जो विभव का अंतर होता है इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई से सूचित हम लोग करते हैं। अगला देखिए यहां पर आता है कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, लेकिन फास्फोरस जो होता है वो PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। ऐसा क्यों, देखिएगा नाइट्रोजन NCl3 उन्हीं के बनाता है, लेकिन फास्फोरस और दोनों बनाता है। आखिर क्या अंतर होता है, देखिएगा कि इन दोनों के परमाणु का आकार ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर में अंतर है। अब अंतर कैसे है, नाइट्रोजन की सबसे बाहरी कक्षा में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए नाइट्रोजन केवल 3 बनाता है। मान लीजिए एक डी कक्षक होकबे नहीं करता है तो यह बेसी कैसे बना सकता है, ठीक है ना, हम लोग का बेसी नहीं बना सकता है। लेकिन अब यहां देखिएगा कि इसलिए नाइट्रोजन केवल 3 संयोजकता हमनी के शो करता है, लेकिन फास्फोरस के बाहरी कक्षा में संयोजकता डी कक्षक होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि फास्फोरस मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास और अपॉर्चुनिटी है तो वो काम कर सकता है, लेकिन हम लोग के पास नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होकबे नहीं करता है तो ये खाली 3 दर्शाता है, लेकिन फास्फोरस के पास बाहरी कक्षा डी होता है तो उसमें काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सवाल था, एकदम आसान से याद हो गया होगा। अगला सवाल आता है, देखिएगा यहां से कि क्यों किसी तरह के अउड़नशील ठोस पदार्थ घुल में डालने पर वाष्प दाब में कमी होती है। बाबू लोग आप ही लोग बताइएगा, यदि मान लीजिए कोनो बाल्टी है हम पानी उनी है, ठीक है ना, हम चीनी के कण डाल देंगे तो उसको वाष्प दाब में कमी हो जाता है। क्यों, आखिर हम लोग कोई पदार्थ घोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो वह पदार्थ जो रहता है अउड़नशील वह बाहरी सतह पर ही आ जाता है जो कि वाष्प से रोकता है, ठीक है ना। तो यही मेन काम है, ठीक है ना। देखिएगा कि किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल जाता है तो सतह के, ठीक है ना, सतह के कुछ अणुओं को विस्थापित कर देता है जिसके कारण वाष्प का बनना कम हो जाता है, इसलिए वाष्प दाब भी क्या होता है, कम हो जाता है। अगला आप लोग यहां देखिएगा 10 नंबर आप लोग का यहां पर आ रहा है, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम क्यों होती है, ठीक है ना, चाहे हम लोग बताना कम क्यों होती है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग के सामने है 1s2 2s2 2p3 और आप लोग यहां देखिएगा बाबू कि हम लोग को मालूम है कि P के पास टोटल भरने के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, P को भरने के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां पर हमनी के 3 गो भरा हुआ है, मतलब कि सबके पास एक गो मतलब चला गया है। जैसे आप लोग यहां देखिएगा कि हम लोग P के पास 6 गो चाहिए ना 6 गो, लेकिन अगर हमें 3 गो है तो सबके पास सब कक्षक में एक गो चल जाएगा ना, तो 3 गो चल जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को धारण कर लेता है, ठीक है ना, इसी वजह से क्या होता है कि इसका कम हो जाता है। देखिए जैसे हमारा देखिए P ऑर्बिटल आधा भरा होने के कारण, ठीक है ना, यह अस्थाई होता है। अस्थाई होने का 2 रीजन है, जो ऑर्बिटल है या तो पूर्ण रूप से भरा हो और नहीं तो आधा भरा हो। यदि दोनों में से कोई एक केस है तो वह स्टेबिलिटी को धारण कर लेता है और यह आप लोग का यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगला आप लोग यहां देखिएगा कि यह कार्बन का है, ठीक है ना। अब यहां अगला सवाल आता है बाबू लोग, यहां देखेंगे कि पी नाइट्रोफिनॉल ए मिथाइल से जो होता है अधिक अम्लीय होता है। कैसे, देखिएगा पी नाइट्रोफिनॉल जो होता है पी मिथाइल फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करने वाला जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से कहा पी मिथाइल जो होता है फिनॉल के मिथॉक्सिस के यह कमजोर प्रभाव रखता है, यही आपका मेन रीजन यहाँ पर है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, अगला आता है देखिएगा कि बताने विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। आप लोग का साफ यहाँ लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता हम लोग कहते हैं। यह हो गया। अगला सवाल आप लोग का आता है, यहां देखिएगा
कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या होता है। देखिएगा बाबू लोग टी हाफ का वैल्यू होता है, देखिए टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 बटा में के होता है। अब यहां देखिएगा टी हाफ का जो हम लोग का के निकालना है, तो के जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो ये आ जाएगा और यहां पर रख देंगे 10 भागा देंगे, तो ये हम लोग का इतना आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल था जो कि बहुत आप लोगों के लिए आसान है, ठीक है ना। अगला आता है देखिएगा किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर बताना है कि कैसे परिवर्तन यहां पर होता है। देखिएगा ठोस पर गैसों का अधिशोषण आमतौर पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। अधिशोषण तापमान पर निर्भर करता है, कम तापमान पर अधिशोषण ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए तापमान बढ़ाने पर गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण कम हो जाता है। ठोस पर गैसों का अधिशोषण दाब से स्वतंत्र होता है। अधिशोषण की शुरुआती तेजी से होती है और कुछ समय बाद धीमी पड़ने लगती है, यही आप लोग का अधिशोषण है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग का यहाँ पर प्रोसेस लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगला आता है कि HiHF से शक्तिशाली है कैसे। देखिएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और आयोडीन का आकार बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन फ्लोरीन का आकार हमने क्या है, छोटा है और आयोडीन का आकार बड़ा है। अब HI में वियोजन ऊर्जा का मान HF से कम होता है, इसलिए HI जो होता है वह HI जो होता है आयोडीन कम आप लोग का विद्युत निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, जिससे हम लोग यह आसानी से H+ आयन दे देगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो HI होता है वह HF से ज्यादा अम्लीय है, ठीक है ना। सारा कहानी यहाँ पर आप लोग के लिख दिए हैं कि हम लोग का फ्लोरीन का आकार इससे कम होता है, प्लस में यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक जो होती है वह कम होती है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। अगला आप लोग का आता है देखिएगा कि बेंजीन के नाइट्रेशन की विधि का वर्णन आप लोग को करना है। देखिएगा बेंजीन के नाइट्रेशन से क्या करना, देखिए हम लोग का यह बेंजीन हो गया, यह नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। दोनों को मिलाएंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर रहेगा उत्प्रेरक और यहाँ पर इसको हिट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग हिट करते हैं तो पानी उड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा बाबू लोग हम लोग का C6 इसमें से एगो H निकलेगा। देखिए हम लोग एकरा में से एगो H निकाल दिए, एकरा में से तो ये H कई गो बचेगा, 5 गो बचेगा, तो C6H5 हमने के यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिएगा हम एकरा में से क्या कर रहे हैं कि एकरा में से एगो H जाएगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा H2। देखिए H ऑलरेडी एगो है, जब हाई बाहरी निकलेगा तो H2 हो जाएगा। हाँ एकरा में से एकरा में से एगो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, हो गया। तो यहाँ जब एकरा में से एगो ऑक्सीजन निकलेगा तो ये कितना बचेगा, N बचेगा, एकरा में 2 गो बचेगा, वही NO2 यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर पानी हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यही आप लोग का यह बन गया नाइट्रोबेंजीन, यह पानी यहाँ से निकल गया। यह आप लोग का पूरा हो गया। यहाँ से ऐसे ही आप लोग का हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, जो कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। बस आप लोग यहाँ से रिवाइज करते रहिए। PDF आप लोग क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप लोग के एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।